तो सभी को नमस्कार सलाम। मेरा नाम अशरफ निहाल है और मैं द ट्रिस्ट में आप सभी का स्वागत करता हूं, जो कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय के संवैधानिक मूल्यों द्वारा निर्देशित एक चैनल है। हमारा इकबाल। लक्ष्य है भारत के सामने मौजूद कठिन सवालों के सार्थक ढंग से निपटने का। और आज हम बहुत भाग्यशाली हैं कि आज इस चर्चा में, जिसका उद्देश्य है भाजपा के मुस्लिम मंच, मुस्लिम पहुंच के लिए एक सम्मानित डिस्कशन, तो उसके लिए हमारा सौभाग्य है कि हमारे इतने जाने पहचाने और आला दर्जे वाले पैनलिस्ट हमसे जुड़े हैं। अली अनवर अंसारी साहब, पूर्व राज्यसभा सांसद और पसमंदा मुस्लिम महाज के संस्थापक। मुफ्ती मंजूर जियाई साहब, मुंबई के मुख्य मुफ्ती और अंतर्राष्ट्रीय सूफी कारवां के प्रमुख। और हमारे अरविंद सर, जो कि रॉयल हॉलोवे कॉलेज लंदन विश्वविद्यालय में पीएचडी स्कॉलर हैं, काफी लिखने पढ़ने से जुड़े हुए हैं, आए दिन इनके कॉलम्स तहलका मचाते रहते हैं। आप सबों का स्वागत है सर। धन्यवाद और धन्यवाद। गंभीर रूप से आज की जो ये चर्चा है, उसमें हम बीजेपी मुस्लिम समुदाय तक कैसे पहुंच रही है, कोशिश कर रही है, उस पे हम ध्यान आकर्षित करने वाले हैं और इसका चुनाव में क्या निहितार्थ है। तो पहला सवाल मुफ्ती साहब आपके लिए। अभी हम लोगों ने काफी समय से देखा है कि सत्तारूढ़ व्यवस्थाएं जो हैं एक घनिष्ठ रूप से आ, बदल रही हैं, और आपने सत्ता को काफी करीब से देखा है। लगभग सत्तारूढ़ पार्टियों के व्यवस्थाओं के साथ आपने मिलजुल कर काम किया है, उनका सहयोग दिया है समय समय पर। तो भाजपा और मुसलमानों का जो इक्वेशन है, वहां पे हम देख सकते हैं कि 2014 के बाद मुस्लिम विरोधी हिंसा, चाहे गौमांस व्यापार का हो, भीड़ द्वारा मॉब लिंचिंग का हो, सांप्रदायिक झड़पें या मीडिया का जो भी ये डिस्टरबेंस है, इसमें वृद्धि आई है। लेकिन हाल ही के प्रशासन में अगर देखा जाए तो मुसलमानों और उनके मुख्य धाराओं में लाने के लिए गंभीर चिंता व्यक्त की गई है। अगर आज ही हम देखें तो प्रधानमंत्री जी ने फिर से एक बार यूसीसी की चर्चा लेके कॉर्नर किया है सारी ऑपोजिशन पार्टीज को, और उन्होंने जताया है कि पसमंदा मुसलमानों के लिए कितनी रुचि रखती है भाजपा। तो आपके हिसाब से मुफ्ती साहब, ये अप्रोच किया है, ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का देर से वितरण है या एक चुनावी आवश्यकता? क्योंकि शायद अब भाजपा में हिंदू राष्ट्रवादी अभिव्यक्तियों की कमी हो गई है और 24 से पहले ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। सबसे पहले तो बाबू अशरफ निहाल, आपको बहुत मुबारकबाद, और आपकी पूरी टीम को है और मुल्क के लोगों की है। उसमें हिंदू मुस्लिम की तफरीक किए बगैर मुल्क की चिंता करना ये सबसे अहम मौजू है। और जब मुल्क की चिंता होती है तो उसके अंदर में दो बातें बहुत अहम हो जाती हैं कि हमारे सामने दो अहम बात है। एक तो ये है कि मुल्क के वाशी और मुल्क की चिंता, और इंटरनेशनली तौर पर जिस तरीके से हिंदुस्तान को देखा जा रहा है पिछले कुछ सालों में और कुछ दिनों में, जो सख्तियां देखने को मिली हैं और कुछ अच्छाइयां भी देखने को मिली है, ये दोनों सराहने जैसी है। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि मुसलमान हिंद की कैफियत क्या है। मुसलमान हिंद दो ऐसे राह पर खड़े हैं जहां से अपने बच्चों को पढ़ाने, अपनी तिजारत को फरोग देने और अपने आप को स्टैब्लिश करने और मजबूत करने के लिए हर मुमकिन कोशिश हमेशा से इंडिविजुअल की है। मुसलमानों ने, गवर्नमेंट ने कभी भी मुसलमानों को तरफदारी नहीं की या उनका सपोर्ट भी नहीं किया। हर जमाने में मुसलमानों का इस्तेसाल होता रहा है। इस मुल्क में हर पार्टी ने मुसलमानों को इस तरीके से इस्तेसाल किया कि बड़े बड़े ख्वाब दिखाए, और ऐसे ख्वाब थे जो कहते हैं कि ख्वाब खरगोश में इंसान सोया रह जाए और वो ख्वाब भी आए और चली भी जाए। तो हमने हमेशा तकलीफ झेला है इस मुल्क में, लेकिन आज मुसलमान इस बादहाने पे खड़ा हो गया है। उन्होंने दो चीजें सीख ली हैं, और वो दो चीजें ये हैं कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और अपनी तिजारत पर तवज्जो देंगे। अगर यही फिक्र अगर आज से कुछ सालों पहले मुसलमानों ने किया होता तो किसी भी पार्टी और किसी भी पॉलिटिक्स में का इंतजार नहीं करना पड़ता कि वो पार्टी या वो नेता वो हमारे लिए कुछ करेंगे। इसलिए मुसलमानों ने अगर इस बात पर तवज्जो दी है तो आने वाले दिनों में खुश आइन चीजें देखने को मिलेंगी, और उम्मीद करते हैं कि हम अपने बच्चों को पढ़ा करके मुस्तकबिल बच्चों का भी संवारेंगे और मुल्क का भी संवारने का काम करेंगे। आपकी बात में बस एक लाइन ऐड करूंगा। मैंने थोड़े दिनों पहले ही न्यूज में पढ़ा कि आपके बेटे ने बोर्ड के एग्जाम में काफी, आई गेस 93% मार्क्स लाए हैं। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत मतलब आभार कि आपने कम्युनिटी को एक मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश की है, और शुरुआत घर से है, वो इससे अच्छी बात और क्या। 98% लाया था अशरफ, 98%, 98.2। ओके। तो और सॉरी। कोशिश ये है कि यार मुमकिन और भी बच्चे पढ़ें। और चूंकि हम लोग ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, कई एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारी मुंबई में
जहाँ पे हम मदरसों के अंदर में यूपीएससी और एमपीएससी की तैयारियां करवाते हैं, या इस नियत से भी करवाते हैं कि वो उसमें गैर मुस्लिम बच्चे भी आ जाएं, माइनॉरिटी के बच्चे आ जाएं, और खुसूसन मुसलमान बच्चे जो मदरसे के बच्चे, उनके अंदर में एक जागरूकता लाने की भी कोशिश थी कि आपको दुनिया के कंधे से भी कंधा मिला के चलना पड़ेगा, ताकि आप अमली जिंदगी पर, दुनियावी जिंदगी पर भी कामयाब हो सकें। और दीनी तालीम तो आपको आखिरत और दुनिया के तमाम उमूर सिखाई देती है। तो इन बच्चों के बिल्कुल। अंदर में तालीम को फरोग देना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पहलू है। और मुल्क में आने वाले दिनों में कुछ अच्छी चीजें देखने को मिली है कि आईआईटी कॉलेजेस बड़े हैं, या पे एनआईटीज बड़े हैं, और ये सारी चीजें 2014 के बाद से चीजें बढ़ी हैं। तो इस पर तो हमें इनकार भी नहीं करना चाहिए कि क्या कम हुआ है या क्या ज्यादा हुआ है। जो ज्यादा हुआ है उसकी सराहना होनी चाहिए, और जो कमी है उसके ऊपर में तो खिंचाई भी होनी चाहिए। बिल्कुल। मुफ्ती साहब, अपने संक्षिप्त वर्णन के लिए आपका धन्यवाद। मेरा अगला सवाल अंसारी साहब आपसे है। सर, आप जो है संसद के पूर्व सदस्य और पशमंदा मुस्लिम महाज के संस्थापक हैं, जो कि जमीन पर काफी बारीकी से काम कर रहा है। सर, जब बात होती है सत्तारूढ़ दल की, तो पसमानदा मुसलमानों को जो है लुभाने का प्रयास चलता रहा है। और चुनावी दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश में प्रमुख समुदाय के सदस्यों के साथ बीते दिनों में काफी ऐसे सम्मेलन आयोजित हो रहे हैं। और इसी बीच मुसलमानों को मतलब एक मंत्रालय में भी शामिल किया गया है। लेकिन दो तरफा हाशिए की जब हम बात करते हैं, तो वहां पे कहीं ना कहीं मुसलमानों को अभी भी ढकेला जा ही रहा है। चाहे वह हाल ही में नासिक में हुई हत्या हो, या पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा की आलोचना। ऐसे में सर, मुसलमानों में जो पसमानदा मुसलमानों की 80% की आबादी है, ये सरांची चुनावी वोट बैंक के रूप में पार्टी के लिए एक एसेट बन है, जिसके लिए पार्टी अपने आप को रुझा रही है, या पसमानदा और अशराफ के बीच का जो अंतर है, पार्टी वहां पे अपने आप को ऑक्यूपाई करना चाह रही है और एक नया मुस्लिम ग्रुप खोजने की कोशिश कर रही है। अशरफ साहब, मुफ्ती साहब ने ठीक ही आपको मुबारकबाद दिया कि दुनिया की इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में आप जा करके तालीम हासिल कर रहे हैं और वहाँ से अपने मुल्क के लिए फिक्रमंद हैं। तो यही मुल्क की मुश्तरका तहजीब है, और वो सदियों से ये चल रही है कि कोई अशरफ भी जाके पढ़ता है और कोई अरविंद भी जाके पढ़ते हैं। तो बिल्कुल। यही खूबसूरती है इस मुल्क की। तो अब रही बात, आप दोनों को बधाई, और जल्दी आप लोग वहां से तालीम हासिल करके आए और अपने मिट्टी का जो फर्ज है उसको भी अदा करें, और जरूर करेंगे, ऐसा हमारा भरोसा है। अब रही बात, देखिए कि ठीक ही कहा आपने कि आज ही प्रधानमंत्री जी, अब चुनाव है ना मध्य प्रदेश में, तो वहाँ का अ, उलट बांसी अपना शुरू हो गया है। तो अब पसमानदा रट रहे हैं, और भी बहुत सारी बात तो वो बोले हैं। तो एक है ना गीत कि तुम दुआ जीने की करते हो और दवा मरने की देते हो, और यही तुम्हारी फितरत है। तो मोदी जी की यही फितरत है। पसमानदा से स्नेह कर रहे हैं, पसमानदा आउटरीच, मुस्लिम आउटरीच की बात कर रहे हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ मॉब लिंचिंग भी चल रही है, लव जिहाद भी चल रहा है। उत्तराखंड से लोग भगाए भी जा रहे हैं। बम्बई का आपने जिक्र किया, बिहार में भी दंगे कराए गए। तो ये सब चल रहा है, और बुलडोजर भी चलता रहे, और मॉब लिंचिंग भी होती रहे, और स्नेह भी होता रहे, आउटरीच भी होता रहे। तो ये कैसे मुमकिन है? ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। चुनाव आया है, दरअसल देखिए इनको, इनकी फितरत में है ये कि ये बांटने का, नफरत के फैलाने का। अब ये देख रहे हैं कि पसमानदा से इनको कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन पसमानदा करके और मुसलमानों को आपस में लड़ाया जाए। हमने तो पसमानदा शब्द चलाया इसीलिए, ये जोड़ने वाला शब्द है। और पसमानदा एक जमात है। पसमानदा नाम की न कोई बिरादरी है, न कोई मजहब है। ये हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है। तो हमने तो, और जो जिनकी हालत दलित और पिछड़ों जैसी है,
तो उन तमाम लोगों को, हिंदू दलितों, सिख, ईसाई, सब दलितों से मिला करके, क्योंकि हमारा मानना है कि अकेले कोई पिछड़ा हुआ आदमी, दलित आदमी अपने हालात में कोई बदलाव नहीं कर सकता है, क्योंकि जो रूलिंग क्लास है हजारों नहीं लाखों साल से जो रूल करते रहा है, तो उसको, उससे मुकाबले के लिए एकजुटता जरूरी है। सभी मजहब के लोग, एक तरह के लोग, जिनके मसाइल एक तरह के हैं, जिनका मार्जिनलाइजेशन एक तरह से है, जिनको समाज में हकीर और फकीर समझा गया है, जिनके हकूक की हक तलफी हुई है, तो ये तमाम लोगों को एकजुट करने के लिए एक ये शब्द हमने पसमानदा चलाया। तो अब पसमंदा पसमंदा कह रहे हैं, अभी पसमानदा उनको कहने भी नहीं आ रहा है, अभी सीखने भी, प्रोनाउंसिएशन भी अभी सही नहीं है। आज तो जब ही बोलते हैं तो हमारी परेशानी ये बढ़ जाती है कि कहीं को पसमानदा कोई बोलता है तो लोग, मीडिया वाले हमको परेशान करने लगते हैं। आपको चूंकि जबान दे दिया था, वरना इस समय पर भी कई हमको ये था, हमने कहा कि नहीं, जबान दे दिया है तो अपने यहाँ के नौजवान हैं और ये कर रहे हैं, तो मैं बैठ गया हूँ। तो इनकी कथनी और करनी में आसमान जमीन का फर्क है। इसीलिए जब हैदराबाद में पिछले साल इन्होंने पहली बार पसमानदा लफ्ज को अपने जुबान पर लाने का काम किया, फिर दिल्ली में किया, अभी सीईसी की बैठक में, अभी मध्य प्रदेश में कर रहे हैं, तो अभी पिट करके आए हैं अमेरिका से। ओबामा का अभी आपने नाम लिया, तो वो भी टीस है, और एक वो भी भारतीय मूल की ही एक लड़की भी है जिसने सवाल किया इनसे वहां, और उसकी जो टीस है यहाँ आ करके और मुसलमानों को आपस में लड़ाने और बांटने के लहजे में, इनको कहाँ से दर्द आ गया भाई, दर्द आ गया। अरे भाई, ये सब मसले हैं, हर समाज में, हिंदू समाज में भी है, मुस्लिम समाज में भी है, हम लोग लड़ रहे हैं, लेकिन आप उसके विक्टिम हैं हम लोग, लेकिन आपका मकसद तो वो सब नहीं है, आप तो वही करने वालों में हैं। हिंदू समाज में भी वही करने वाले हैं, और मुस्लिम समाज में भी आप वैसे लोगों से आपका कोई दिक्कत नहीं है। तो जो लोग बड़े लोग हैं, रईस लोग हैं, मालदार लोग हैं, उनसे आपको कोई दिक्कत नहीं है, और आपसे उनको नुकसान भी कोई नहीं। जो मॉब लिंचिंग में, लव जिहाद में, और गो रक्षा के नाम पर जो हत्याएं हो रही हैं, इस तरह की जो बात हो रही, सब्जी बेचने वाले, ठेला चलाने वाले लोग, तो ये सब लोग तो जो गरीब गुरबा होते हैं, कमजोर होते हैं, पसमानदा होते हैं, वही विक्टिम होते हैं, जो फुटपाथ पर रहते हैं। दंगा फसाद में भी वही होते हैं। कोई प्राकृतिक आपदा भी होती है तो समाज का जो कमजोर तबका होता है वो पहले उसकी चपेट में आता है। तो उसी तरह से ये सब को रोकिए, ये सब को रोकिए। हमने उनको लंबा खत लिखा, पहली बार बोले पसमानदा तभी लिखा कि भाई ये क्या आप कर रहे हैं। आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को, आप रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट को एकदम डिनाई करते हैं कि हम नहीं मानेंगे। आप हम लोगों को कहते हैं कि पसमानदा मुसलमान ये विदेशी हैं, ये विदेशी हैं, और यहाँ आज ही गिना रहे थे, उसमें वो हलाल खोर का नाम दे रहे थे, मुस्लिम धोबी का दे रहे थे, भटियारा का ले रहे थे। ये हमने मसावात की जंग लिखी तो अभी सब लोग मैंने पढ़ लिए हैं। कोई चीज का आप आता है ना, मार्केट में कोई प्रोडक्ट होता है तो उसका डुप्लीकेटिंग भी बहुत होती है और उसका बेजा इस्तेमाल भी होने लगता है। तो एक चल गया है तो उसका, जैसे दलित है, हिंदू भाइयों में दलित का भी इस्तेमाल करते हैं, आदिवासी का भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो लड़ाने वाले लोग हैं। अभी देखिए मणिपुर में मैती को और कुकी को लड़ाने का भी काम किया, और ये बहुत पहले से ये काम कर रहे हैं। वहां तो जा नहीं रहे हैं, वहां तो बोल नहीं रहे हैं। कर्नाटक में इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे, जब जल रहा, अभी भी जल रहा है, तो इनके पार्टी के दफ्तर में आग लगा रहा है। जो आप
जिस भूत को आपने, जिस जिन को बोतल से निकाला है, अब जिन इनको भी परेशान कर रहा है, अब इनकी बोलती बंद है। तो सवाल ये है कि पसमानदा मुसलमान या कोई भी इंसाफ पसंद आदमी, सोचने समझने वाला आदमी इनके झांसे में आने वाला नहीं है, हिंदू हो मुसलमान हो। थोड़े दिन से है ना एक कहावत, वन कैन चीट सम फॉर ऑल टाइम, ऑल फॉर सम टाइम, बट वन कैन नॉट चीट ऑल फॉर ऑल टाइम। तो कितना दिन धोखा दीजिएगा, कितना दिन लोगों को ठगिएगा? तो लोग धीरे 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 मोह भंग हो रहा है। और ये 24 का चुनाव भी है, तो अब यही रह गया है। अब लाए हैं, आज समय आएगा वो भी पलटी मारेंगे। जी ठीक है, चलिए वो तो समय पे देखते हैं। सर आपका जो विस्तृत स्पष्टीकरण रहा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार है। जैसा कि हमारे पास एक स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, एक पॉलिटिकल हो गया, अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक स्कॉलरली पॉइंट ऑफ व्यू का। तो अरविंद, अगला नंबर आपका है। जैसा कि अनवर साहब ने समझाया, तो आपके अनुसार पसमंदा मुसलमान को लुभाने का बड़ा उद्देश्य क्या है? क्या एक मुस्लिम समाज के भीतर आंतरिक सुधार और 3 तलाक, जैसे कि साहब ने बताया अभी, ऐसे सुधारों की डिलीवरी को आगे बढ़ाने के बारे में है, या एक सांप्रदायिक प्रकृति की मांग को पूरा करने के लिए है, जैसे कि अनुचित श्रेणी के लिए? अभी आपका लेख भी आया है जिसने बहुत स्पेसिफिकली इसमें आउटलाइन किया है, तो हम चाहते हैं कि आप उसके संदर्भ में कुछ समझाएं हमें। देखिए मीन्स बीजेपी का मुस्लिम आउटरीच जो है वो, अगर मीन्स पीछे से देखें हम, सो वो ये कोशिश करती रही है कि कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो है, मीन्स मुस्लिम कम्युनिटी को मैं एज ए मोनोलिथिक कम्युनिटी नहीं मानता हूं कि वो बहुत स्ट्रांगली एक मोनोलिथिक कम्युनिटी है। उसमें भी डिविजन्स हैं कि सिया सुन्नी हैं, बोहरा मुस्लिम हैं। हम लोगों ने वो देखा ही देख ही रहे हैं कि कैसे जो है कंटिन्यूअसली बोहरा मुस्लिम कम्युनिटी के साथ प्राइम मिनिस्टर का एक बहुत स्पिरिचुअल एंगेजमेंट जैसा दिखाई देता है। लोग उसको बहुत मीम्स वगैरह बना के शेयर करते हैं। और अभी देखिए वो इजिप्ट गए हुए थे, तो वहां भी आई थिंक कोई बोहरा मुस्लिम समुदाय की ही से ही जुड़ी हुई मस्जिद है, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, वो आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। उस जगह विजिट किए थे, जो कि भारत में अभी तक किसी भी मुस्लिम रिलीजियस प्लेस पर विजिट नहीं किया है प्राइम मिनिस्टर ने, या कंसिस्टेंटली उसको लेकर जो है डिनायल हमेशा रहा, लेकिन वो इजिप्ट में जाके वो काम करते हैं। सो अगर और थोड़ा सा पीछे देखें तो हम लोग ये एक कॉमन तौर पे माना जाता है कि बीजेपी हमेशा मीन्स मुस्लिम्स के अगेंस्ट रही है, लेकिन जहां उसको मौका मिला है, जब भी मौका मिला है जो कि उसकी किसी कम्युनिटी को अपनी तरफ लुभा लेने का, या कहूँ तोड़ लेने का, या ये कहूँ कि जो है जो अलग अलग समुदायों के बीच में टेंशन्स होते हैं, उस टेंशन को यूटिलाइज कर लेने का वो काम जो है पार्टी करती रही है। सो उस सेंस से आप देखेंगे सिया मुस्लिम्स का बिहेवियर, लखनऊ जो है बड़ा गढ़ माना जाता है कि वहाँ जो है सिया मुस्लिम बहुत बड़ी संख्या में, और उस जगह पर बीजेपी बहुत मजबूत भी है, बहुत लॉयल सपोर्टर के तौर पे वो समुदाय माना जाता है। एक रीजन उसको ये दिया जाता है कि अली अनवर साहब पुराने आदमी हैं, मतलब वो इस पर ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे, लेकिन लखनऊ वगैरह में जब मैं फील्ड वर्क में जो है काम किया हूँ और वहाँ मैंने पता किया कि ऐसा क्या रीजन रहा है कि ये कम्युनिटी हिस्टोरिकली बहुत स्ट्रांगली अलाइड रही है बीजेपी के साथ में। सो लोग बताते हैं कि जो है जब वाजपेयी जनता पार्टी सरकार में मीन्स फॉरेन मिनिस्टर बने थे, तो वहां से उन्होंने उस समुदाय के बहुत ढेर सारे लोगों को गल्फ कंट्रीज वगैरह में जॉब में जाने में मदद किया था। तो इस तरीके से जो है उस एक समुदाय को बीजेपी ने अपने तरफ अट्रैक्ट किया था। वैसे ही जो है बोहरा सब मुस्लिम समुदाय के बारे में भी कहा जाता है। तो इससे क्या होता है कि लोग खुश होते हैं,
उन सारी चीजों से। आप लोग में दुनिया भर में इन समय बहुत ज्यादा काम हो रहा है कि पॉलिटिक्स ऑफ इमोशन, कि लोगों की भावनाओं को कैसे जो है भावनाओं के साथ साथ जुड़ा जाए, उनको अच्छा लगाया जाना चाहिए कि जो वो कहें, जो जिस बात से उनको लगे कि हाँ ये जो है ये कंसर्न है, तो उसके साथ आप जुड़ जाइए। वो वैसे ही आप भी बोलिए, अगर खासकर आप लीडर हैं तो जो है उससे लोगों को अच्छा लगता है। एक ये बड़ी कोशिश है। तो मैं इसको मोटे तौर पे जो है मीस ऑनवर्ड मार्च ऑफ पॉपुलिज्म ही देखता हूँ कि जो है वही चीज है। और गवर्नमेंट अनलेस एंड अनटिल गवर्नमेंट कोई स्पेसिफिक पॉलिसी लेके नहीं आती है, कि अगर पसमानदा समुदाय के लिए कोई पॉलिसी लेके आती है तो समझ में आता है। और एक चीज और भी है पॉलिसी में भी, मीन्स आजकल जब हम लोग काम नए सिरे से कर रहे हैं कि जो है कैसे पार्टीज रिस्पॉन्ड कर रही हैं। सो बीजेपी की केस में एक चीज कहा जाता है कि जब वो कहीं जाते हैं, किसी जगह पर कैंप करते हैं किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो वो पता करते हैं कि लोकल मुद्दे क्या हैं, और लोकल मुद्दों में फिर ये देखा जाता है कि कौन सा मुद्दा डुएबल है और कौन सा नॉन डुएबल है। सो फॉर एग्जांपल, सड़क बनवाना नॉन डुएबल है, लेकिन सड़क का नाम चेंज करना वो डुएबल है, उसमें कुछ पैसा आपका खर्च नहीं होने जा रहा है। तो ये काम जो है, इस तरह के वर्क क्विकली आइडेंटिफाई कर दिए जाते हैं, उसको तुरंत ही अगले दिन ही ऑर्डर दे दी, हाँ नाम बदल दीजिए आप इसका। तो ये जो है जहां आपका कुछ खर्चा नहीं होना है, बेसिकली स्टेट रिसोर्सेज से, गवर्नमेंट रिसोर्स से। सो ऐसे ही ये भी है कि अगर जो है समुदाय को लेकर डिबेट शुरू कराना है, एक ये कोशिश हो सकती है कि हाँ जो है मुस्लिम समुदाय में डिबेट शुरू हो, और वो मतलब उसमें भाषण में झलक भी दिखाई दी हमको कि जो है उन्होंने कहा कि इनके साथ अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस होती है, इनके साथ भेदभाव प्रैक्टिस होता है, तमाम चीजें। तो वो जो है जो उसके कंटेंट्स हैं, वो कंटेंट्स अल्टीमेटली विद इन मुस्लिम समुदाय के अंदर जो है डिबेट पैदा करेंगे, और वो जो है एक मोनोलिथिक ब्लॉक के तौर पे जिसको अब तक माना जाता रहा, वो नहीं होगा। इसके अलावा तीसरी चीज जो बीजेपी कर रही है, वो है जेंडर डिस्कोर्स को खड़ा करके। और मैं जो है मेरा आप लोगों से मैं ये मानता हूं कि किसी भी समुदाय को, चाहे वो मुस्लिम समुदाय हो, हिंदू समुदाय हो, कोई भी समुदाय हो, उसको मीन्स हिस्टोरिकली महिलाएं सभी रिलीजन में ऑप्रेस्ड रही हैं, और उनके एम्पावरमेंट को लेकर दुनिया भर में डिबेट है, बातचीत है। सो उनके जो कंसर्न है वो कंसर्न सारे रिलीजन में एड्रेस होने चाहिए, और वो किया जाना चाहिए। अगर वो कंसर्न जो है एड्रेस नहीं किए जाएंगे, तो दूसरी तरफ से इंटरवेंशन होने की संभावना बनती है। अगर आप हिंदू समुदाय को ले लीजिए, ये बात है कि जो है सती प्रथा से लेकर तमाम जो है प्रैक्टिसेस थी जो किन्हीं कारणों से नहीं एड्रेस कर पा रहे थे। अल्टीमेटली कॉलोनियल गवर्नमेंट उसमें इंटरवेन की, और जो है उसने एक इम्पोर्टेंट सोर्स के तौर पे देखा, जो है पेनिट्रेशन की। ये चीज जो है ये उस जगह पे जो मुस्लिम महिलाओं का डिस्कोर्स है एकेडमिशियंस का, और उस जगह मैं देखता हूं कि अभी उस जगह ये समुदाय पीछे रह गया है, या उसको जितना जो है स्ट्रांगली रिस्पॉन्स करना चाहिए उतना स्ट्रांगली रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। एक जो तीसरी जो लाइन बीजेपी पकड़ रही है, वो ये है कि वो विद इन जो है वीमेन के डिस्कोर्स को यूज करते, जिसको कहा जाता है जेंडर्ड वोटिंग। आजकल के टर्म में कहा जा रहा है कि ग्लोबली की जेंडर्ड वोटिंग का एक पैटर्न दिखाई दे रहा, और वो भारत में भी उसके एविडेंसेस दिखाई दे रहे हैं कि
पहले जो एकेडमिक रिसर्च हुए थे उसमें ये बताया गया था कि बीजेपी को जो है महिलाओं के अंदर कम वोट मिलता था, और मींस ऑफ कोर्स मुस्लिम महिलाएं अक्रॉस दी कम्युनिटीज कम वोट देती थी, विद इन हिंदूज में भी महिलाएं जो है बीजेपी को कम वोट देती थी। लेकिन तो वो ट्रेंड जो है 2014 के बाद जो है चेंज हुआ है, और वो चेंज इस वजह से देखा जा रहा है। उसका एक्सप्लेनेशन ये है कि पार्टी ने उस चीज को रीड किया और रीड करके जो है उस इशू को रिस्पॉन्ड करना शुरू किया, रिस्पॉन्ड पॉलिसीज के थ्रू किया कि महिलाओं की सिक्योरिटी का इंश्योर करेंगे, या फिर जो है तमाम जो छोटी मोटी योजनाएं हैं वो उन सारी योजनाओं को लॉन्च करके पॉलिसीज के थ्रू। तो ये उनकी कोशिश है। वो कोशिश जो है उस जगह पर वही कोशिश वो लार्जली जो है जो प्रेजेंट डिबेट है यूनिफॉर्म सिविल कोड, वो कोशिश वहां भी करेगी बीजेपी। इसका एक प्रेजेंट टाइम में एक लार्जर सिग्निफिकेंस ये है कि अपोजिशन यूनाइट हो रहा है कलेक्टिवली, और जब यूनाइट हो रहा है तो मींस बीजेपी की कोशिश ये होगी कि उसके वोटिंग ब्लॉक्स को रिड्यूस किया जाए, थोड़ा थोड़ा सा कम किया जाए। और लार्जली मुस्लिम वोटिंग ब्लॉक अगर माने तो मान लीजिए कि 15% के आसपास है, तो वो कोशिश ये करेगी कि जो है उसमें से 2% 3% जो है वो छिटक जाए। और उसको छिटकाने के लिए तमाम जो मैं अभी के तौर पे जो प्रेजेंट मूव्स हैं उसको मैं उसी प्रक्रिया के तहत ही देखता हूं। आपका जो विद्वता पूर्वक टिप्पणी था सर, वो बहुत ही मतलब प्रेरक था और एक यूनिक पर्सपेक्टिव डाला उसने डिस्कशन में, तो उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। मुफ्ती साहब, एक बार फिर मैं आपके पास एक दूसरा प्रश्न लेकर आ रहा हूँ। आपने जैसे बात की कि 14 के बाद जो है उसमें इंस्टीट्यूशंस एकेडमिक्स में काफी बढ़ोतरी आई, लेकिन जब हम इसे माइनॉरिटी और पर्टिकुलरली मुस्लिम समाज के चरित्र के साथ देखें तो अल्पसंख्यक मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार मुसलमान को जो ये जो साहित्यिक प्रतिशत एजुकेशन रेट है वो जो नेशनल एवरेज है उसके हिसाब से काफी कम है। नेशनल एवरेज है हमारा 72.98 और शायद मुसलमानों का जो है वो लगभग 68.53 के आसपास है। बावजूद इसके हम देखते हैं कि केंद्र सरकार जो है मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप और पढ़ो प्रदेश स्कॉलरशिप स्कीम जैसों को बंद कर देती है। अब इसकी समाप्ति का चाहे जितना भी मतलब सवाल करना है और तर्क कई दिए जा सकते हैं कि यहाँ पे आप माइनॉरिटी का नहीं, एक कलेक्टिव एक्शन है जैसा कि मंत्री जी ने सदन में भी कहा। बावजूद समुदाय के उत्थान पर जो ध्यान केंद्रित करना और उसका सबसे ज्यादा विकास प्रचार करने की बजाय इस तरह के जो कदम है वो कहीं ना कहीं मुसलमानों को एक किनारे में ढकेलती है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बात बहुत हद तक दुरुस्त भी है, चूंकि जब ये बजट का सेशन चल रहा था और ये बजट मुसलमानों के लिए जब फिक्स किया गया, लास्ट सेशन में ये चीज 5092 के आसपास थी, और इस साल वो बजट का सेशन कम होकर के 3092 हुआ। उसमें काफी चीजें देखने को मिली हैं, काफी तब्दीलियां देखने को मिली हैं। इस पर बहुत सारी गुफ्तगू हुई है और इस पर दो बात बहुत अहम है, दो चीजें हैं, एक पसमानदा और दूसरा पसमानदगी। तो मेरे ख्याल में मुल्क से पसमानदगी खत्म करने की जो कोशिश है उस पर अगर जोर दिया जाता तो ज्यादा मुनासिब होता बनिस्बत के पसमानदा को और अशराफ को अलग किया जाए। तो ऐसे सूरत हाल में अली अनवर साहब ने जो बातें रखी हैं वो एकदम बिल्कुल मुस्तहकम है, लेकिन दो बातें बहुत तरीके से हमें ये भी देखना होगा। देखिए, हर एक शख्स ने अगर मेहनत की होती शुरुआती दौर से तो मुसलमानों की हालत आज ये नहीं होती। हम किसी के सपोर्ट या किसी के दूरंदेशी के तौर पर हम नहीं देख रहे हैं, लेकिन इतना जरूर देख रहे हैं कि मुसलमानों के साथ जो इस्तेसाल हुआ, मुसलमानों के बच्चों के एजुकेशन के साथ जो इस्तेसाल हुआ, मुसलमानों की तिजारती चीज़ों के साथ जो इस्तेसाल हुआ, या मुसलमानों के सियासी पहलुओं के साथ जो इस्तेसाल हुआ, मुसलमानों के मुस्तकबिल को जिस तरीके से ताबना करने के बजाय तारीक किया गया, अंधेरे में डाला गया, वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा?
हमें पिछले तमाम साबका तमाम जितने भी बड़े नेताओं ने या पॉलिटिक्स के तमाम बड़े जानकारों ने, बड़े विद्वानों ने इस बात पर तवज्जो दी है कि आखिर मुसलमान इस तरह से रोज बरोज तनज़्ज़ुली का शिकार क्यों हो रहा है, नीचे की तरफ क्यों जा रहा है, आखिर उभर के क्यों नहीं आ रहा है। तो इसमें बहुत सारी खामियां हमारी भी थी, जिस खामियों को हमें भी पूरी करने की जरूरत थी, और आजकल हमारे लोगों ने इस खामी को पूरी करने की हर मुमकिन कोशिश की है और कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पहले पहले भी गवर्नमेंट की तरफ से हमारे को वो चीजें नहीं मिल पाई जो हमारा हक था, चाहे वो हमारी सियासत, हमारी इमामत, हमारी इक़्तिदार, तमाम चीजें छीन ली गई। और जब भी हमें नौबत आई कि हमारे लोगों को मुस्तहसिन किया जाए, उनके ऊपर में फिक्र की जाए, तो कभी भी पिछले सरकारों ने भी नहीं किया और ये भी नहीं कर रही है। तो हमें फर्क इन दोनों में से किसी में ज्यादा फायदा नहीं पहुंच रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि जब IIT ज्यादा बनेगी, जब NIT ज्यादा बनेगी, बच्चे जो अपनी मेहनत से, अपनी काविशों से पढ़ करके आगे आ रहे हैं, उनके लिए दरवाजे तो यकीनी तौर पर खुलेंगे। अगर ये खुल रहा है तो हम इसी को मुस्तहसिन समझते हैं, इसलिए कि अगर कुछ ना हो रहा था तो अगर कुछ हमारे बच्चे कर पा रहे हैं तो ये हमारे लिए अच्छी बात होगी। लेकिन एक बात बहुत जरूरी है कि मुल्क से पसमानदगी को खत्म किया जाए, मुसलमानों की पसमानदगी को दूर करने की जरूरत है। पिछली सरकार ने अगर तवज्जो दी होती तो शायद आज ये हमारा हाल नहीं होता। आज अगर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हमारे बारे में बातें कहती है तो इसके जिम्मेदार वो कौन लोग हैं जो पहले मजबूत लोग थे, पहले के इख्तिदार में जिनका कब्जा था, क्या आखिर उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि मुसलमानों को इस हालत में पहुंचाने के बजाय उसके आने वाले दिनों को सुधारने के लिए कुछ किया जाता? पहले नहीं किया गया। और जब पहले नहीं किया गया, वो उन्होंने नहीं किया जिन्होंने हमने पिछले 70 सालों से अपना समझा था, जिन्हें माना था, जिन्हें जाना था, जिनके लिए वोट किया था, जिनके लिए हर दिन हर रात खड़े रहा करते थे, उन्होंने नहीं किया। तो फिर इनसे कैसे उम्मीद की जाएगी? ये तो कहते ही है कि भाई मुसलमानों से हमारा वोट चाहिए ही नहीं, तो इससे उम्मीद कैसे लगा सकते हैं? लेकिन एक बात जरूर है कि गवर्नमेंट से उम्मीद लगाना हर एक हिंदुस्तानी, हर एक शहरी का हक है और उनके हुकूक पूरी तरीके से मिलनी चाहिए। और उस हुकूक की बाजियाबी के लिए, फरियाद के लिए और जो भी किया जाना जा सकता है वो लोग कर रहे हैं और करते रहेंगे, क्योंकि ये हमारा जो हक है, फंडामेंटल राइट्स जो है, वो राइट्स तो हमें मिलना ही चाहिए। उसके लिए काफी लड़ाइयां होती हैं, काफी गुफ्तशुनीद होती है, काफी चर्चाएं होती हैं, लेकिन हासिल आज तक मुसलमानों को वो नहीं हो सका जिसकी वो तमन्ना करते थे और तमन्ना करते हैं। और बात जहां तक हमारी बच्चियों की है, अरविंद कुमार साहब ने बहुत अच्छी निशानदेही की है कि दूसरे जिसमें रिफॉर्म हुए दूसरे समुदाय में, तो मुसलमानों के लिए उसूल और ज़ाब्ते जो हैं, कुछ चीजों में फंडामेंटल तौर पर एक राइट्स मिली हुई है गवर्नमेंट की तरफ से, उन हुकूक की पासदारी नहीं हो रही है। तो ऐसे वक्त में आज अगर यक्सा सिविल कोड की बात होगी तो इसमें दो बातें बहुत अहम होंगी। इसमें सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि दूसरे समुदाय के भी बहुत सारे इश्यूज सामने आएंगे जो समुदाय इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है। एग्जाम्पल के तौर पे हिमाचल में हमें जमीन चाहिए, तो क्या UCC के बाद जमीन हमें मिलेगी? वहां पर दूसरे हिमाचल के अलावा के लोग वहां खरीद पाएंगे? नागालैंड के अंदर में जिस तरह 371 है, क्या वो हट पाएगा UCC के बाद? तो बहुत सारे सवालात होंगे जो कि दूसरी समुदाय के लोग भी इस पर तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन मुसलमानों ने अपने सरों पर जो ठेकरा लेकर के सख्ती के साथ लड़ाई करना शुरू की है, ये कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के मुस्तकबिल या हमारे मुस्तकबिल को कहीं ना कहीं इस पर गौर करना पड़ेगा। और हमारे अली अनवर साहब भी चूंकि सियासी लोग हैं और बड़े टाइम तक MP हैं और उन्होंने तमाम चीजों को बनते संवरते बिगड़ते देखा है, तो वो इस पर अच्छी राय देंगे। लेकिन हमारी फिक्र इतनी जरूर है कि मुसलमानों का मुस्तकबिल मुसलमान खुद ही संभालेगा, तभी संभलेगा। किसी के साथ उम्मीद लगा करके रखना ये कहीं ना कहीं हमारे लिए सिर्फ डिपेंड होने का तरीका होगा, वरना कहीं से कुछ होने वाला मुसलमानों का है। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। इसी के साथ अनवर साहब, मैं आपके पास एक बार फिर आऊंगा और जो बातें मुफ्ती साहब ने कही उसी को स्ट्रेच करते हुए, भाजपा की चाहे जो भी मतलब कोशिश हो, आउटरीच हो, प्राकृतिक रूप से जो फैक्ट है वो यही है कि मुसलमानों का जो उनके पास वोट शेयर है वो 8 से 9% ही है, उससे ज्यादा नहीं। और उस स्थिति में पसमानदा आउटरीच जो है, PM की क्या रणनीति है? और आपके हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या ये मुसलमानों में एक नया दाऊदी बोहरा बनाने का प्रक्रिया है? और ऐसे संभावनाओं में मतलब देखा जाए तो क्या कंटेक्स्ट है कि पसमानदा समूह जो है भाजपा से आके जुड़ेंगे, और जिस प्रकार से दाऊदी बोहरा का सपोर्ट रहता है गुजरात में भाजपा को, वो एन ब्लॉक पसमानदा में भी बन पाएगा? यूपी में इन्होंने दानिश आजाद अंसारी को इंक्लूड भी किया मिनिस्ट्री में और काफी कोशिश कर रहे हैं वक्त बे वक्त, पर इसका इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? देखिए, पहली बात तो ये कि मुफ्ती साहब ने बहुत वाजह फरमाया कि मुसलमानों के साइड से भी कई कमजोरियां रही।
और मेरा मानना है कि मुसलमान जो मुस्लिम लीडरशिप रहा है उसने और खास करके जो इसकी दिक्कत ये रही है कि उसने जज्बाती सवालों पर ज्यादा अपने को फोकस किया है, चाहे साहबानों का सवाल हो, पर्सनल लाभ का सवाल हो, वगैरह वगैरह इस तरह के सवाल हो। लेकिन जो रोजी रोटी का मसला है या जो नाइंसाफी हो रही है मुसलमानों के साथ, मुसलमान होने के नाते कम से कम सोशल जस्टिस प्रोग्राम को लेकर के, उन मामलों को लेकर के, ये आपने ठीक ही कहा कि ये आपको मौलाना आजाद फेलोशिप या प्री मैट्रिक फेलोशिप वगैरह भी बंद कर दिया। उसमें कई मुसलमानों के अलावा और बच्चों का भी नुकसान हुआ है। तो इस तरह की चीजें हुई। तो हमारे कहने का मतलब ये कि ये हम इस गलती को मानते हैं, लेकिन ओवरऑल मुसलमान जो है दूसरे कौमों की जो हालत है उस वही है। कोई अलग से मुसलमान कोई न डिसीजन लेता है, न अलग से पॉलिटिकली एक्ट करता है, पॉलिटिकल बिहेवियर भी कमोबेश एक ही तरह से होता है। दूसरी बात जो हमने मुफ्ती साहब ने कही IIT और NIT वगैरह के बारे में, तो हमारी मालूमात में इजाफा होगा अगर ये पता चलता कि भाई 14 के बाद कि कौन कौन IIT और NIT खुला है और जिससे एजुकेशन में बहुत मुसलमान फैजियाब हो रहे हैं। तो हमको हमको जहाँ तक हो सकता है कि हमारी कम इमली हो कि हम नहीं जानते हो, लेकिन जहां तक जानकारी है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं। तब बात ये जरूर हुई है कि जो नई इकोनॉमिक पॉलिसी है, एजुकेशन पॉलिसी है इस हुकूमत की, उसमें ये हुआ है कि एजुकेशन का दरवाजा पहले भी था प्राइवेट को, लेकिन अब ज्यादा खुला है और विदेशी भी शैक्षणिक संस्थाएं, यूनिवर्सिटीज को यहाँ जगह, और उसमें हो रहा है कि गरीबों की पहुंच से सरकार वेलफेयर से विड्रा कर रही और गरीबों की पहुंच से एजुकेशन बाहर जा रहा। ठीक है सर। जी सर। बिल्कुल, हम डिस्कशन के लास्ट में आ भी गए हैं और जैसे कि हमने देखा कि अरविंद जी की बातों को लेके एक पूरे तरह से एग्रीमेंट और सहमति बनी हुई थी, चाहे अनवर साहब हो या मुफ्ती साहब, दोनों आपकी बात से सहमत थे। तो हम कंक्लूडिंग रिमार्क के लिए आपके पास ही आएंगे अरविंद। अरविंद जी, जैसे हमने देखा कि भाजपा का जो है पसमानदा की दुर्दशा को उजागर करने के लिए उन्होंने डिस्कशन और डिस्कोर्स सेट कर दिया है, और आपने भी कहीं ना कहीं इस बात को अपने स्टेटमेंट में बताया कि कहीं ना कहीं मुसलमानों के सामाजिक स्थिरीकरण के लिए सवाल केंद्रित हो चुका है। लेकिन दूसरी ओर भाजपा जो है पसमानदा के SC दर्जे की मांग को खारिज कर देती है। दोनों के बीच का जो एक जटिल समीकरण है, इसको समझने के लिए मैं आपके विचार जानना चाहूंगा कि ये जो है पार्टी पसमानदाओं को किस तरह से देखती है, एक कोर वोट समूह की तरह से या फ्लोटिंग वोट समूह की तरह से? देखिए, अभी जो मीन्स जो स्ट्रेटजी है वो लार्जर स्ट्रेटजी इस तरीके से पार्टी देख रही है कि पोटेंशियल वोटर के तौर पे कि पोटेंशियली क्या कम्युनिटी ब्रेकडाउन टूट के आ सकती है आपके पास या नहीं आ सकती है। इस तरीके से मीन्स वो एक बीजेपी मीन्स इस मामले में बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी है कि वो उसने जो है आजादी के बाद से उसकी मोबिलाइजेशन स्ट्रेटजी को देखेंगे तो वो हमेशा एक्सपेरिमेंट करती रही है कि धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट करती है, फिर देखती है कि क्या जो है उसका कुछ पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है या नहीं आ रहा है, उस अकॉर्डिंग वो प्रोसीड करती है। और अगर आप देखेंगे, भले आज के समय में हम देखते हैं कि केवल पसमानदा ही नहीं, शेड्यूल कास्ट में गैर चमार जाटो शेड्यूल कास्ट जातियों पर डिबेट है। ऐसे ही मोस्ट बैकवर्ड और एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट पर डिबेट है बैकवर्ड कास्ट में। और इन सारे डिबेट्स को शुरू
2000 के आसपास करवा दिया था बीजेपी ने। पहले उत्तर प्रदेश में एक हुकुम सिंह कमेटी बनाया था जिसने रेकमेंड किया कि हाँ जो है इनको अलग कर दिया जाना चाहिए, और उससे एक डिबेट शुरू हुआ सोसाइटी में। सो जो कंसोलिडेशन था बैकवर्ड कास्ट का और जो है शेड्यूल कास्ट का कंसोलिडेशन, उसमें एक फिशन पैदा होना शुरू हुआ, वो टूटना शुरू हुआ धीरे धीरे करके। सो आज की डेट में आप देखेंगे कि 2014 में पूरा पूरा शोर शराबा करके बताया गया कि हाँ बैकवर्ड कास्ट रिजर्वेशन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा, मोस्ट बैकवर्ड कास्ट को सेपरेट कर दिया जाएगा, और एक कमेटी बना दिया, रोहिणी कमेटी बना दिया। और उस रोहिणी कमेटी को मुझे लगता है कम से कम 20 बार एक्सटेंशन मिल चुका होगा। पता नहीं क्या वो कमेटी कर रही है कि जो है उसको 20 बार एक्सटेंशन मिल गया, और अभी तक कोई कंक्लूडिंग जो है फाइनल कुछ भी कंक्लूजन नहीं है। आपके सामने तीसरा लोकसभा इलेक्शन उसी इशू को लेकर आ रहा है। सो ज्यादा जो है मेरी जो समझ है वो ये है कि बीजेपी इन चीजों को लेकर ज्यादा कोशिश ये करती है कि फ्रैक्शन क्रिएट करे। कंसोलिडेशन जो है मीन्स उस कंसोलिडेशन में फ्रैक्शन क्रिएट करे, और वो फ्रैक्शन क्रिएट करके ही जो है मीन्स अब आगे जो है पावर में कंटिन्यू करने की कोशिश करती है। देखिए और एक लास्ट चीज जो मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा कि जो पसमानदा समुदाय है लार्जली, देखिए अशरफ आप यूके वगैरह में, मतलब आप तो हमसे ज्यादा टहले हुए हैं, मैं निकलता कम हूँ। यहाँ आप देखिए कि हमारे पड़ोस का देश जो है बांग्लादेश, यहाँ पूरी कपड़े की मार्केट को वो एक तरीके से कैप्चर कर लिया है। जो जो यहाँ का मिडिल क्लास और हम कहें कि जो लोअर क्लास वाला जो जो समुदाय है उसको पूरा कैप्चर कर लिया है प्राइम मार्क के थ्रू। वो उनका ओवरऑल बांग्लादेशी मार्केट है। और अगर उस चीज के एक्सटेंशन के तौर पे देखें कि जो समुदाय वहाँ, मतलब चूंकि वो तो एक ही भूभाग का पार्ट रहा है, सो वो अपॉर्चुनिटीज आपके मीन्स इंडिया में भी थी। इंडिया में भी वही समुदाय जो वहाँ वो काम कर रहा है, वही समुदाय यहाँ पर भी उस प्रोफेशन में लगा हुआ है, और उसकी तुलना में उसको रिटर्न यहाँ बहुत कम है। सो मेरा जो 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 मेरी जो समझ है थोड़ा बहुत जो है मुझे ये दिखाई देता है कि समुदायों को अपने प्रोग्रेस के लिए ये भी देखना होगा कि पोटेंशियल बिजनेस कहाँ है, पोटेंशियल मीन्स किस जगह पर ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, और मीन्स अगर ज्यादा लोग हैं तो वो पोटेंशियल बिजनेस कौन से हो सकते हैं, पोटेंशियल एरिया कौन से हो सकते हैं जहां पर जो है इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, और नई गवर्नमेंट से बार्गेनिंग होनी चाहिए कि जो है आप ये चीजें मीन्स प्रोवाइड कराएंगे। ऑफ कोर्स एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, उसमें कोई मतलब कोई डाउट नहीं है, लेकिन तो पीछे के समय में उस पर हो सकता कि ज्यादा फोकस नहीं रहा। मीन्स मुस्लिम समुदाय के साथ इंडिया में ये बहुत रहा। अली अनवर साहब ने जो है वो बताया कि मोटिव इश्यूज को लेकर बहुत ज्यादा फोकस रहा है कि हम जो है खत्म हो जाएंगे। कोई कह दिया कि आपके एकदम एग्जिस्टेंस पर जो है अब खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल मिट जाएंगे, तो लोगों को लगने लगता है हाँ हम खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इकोनॉमिकली पावरफुल और एक सस्टेनेबल कोई कम्युनिटी ग्रेजुअली बनती है तो ऐसा नहीं होता है कि जो है अचानक से जो है इस समय खत्म हो जाती है कम्युनिटी, या उसको जो है हिट हो सकता है। सो मीन्स ये सारे कुछ कुछ इश्यूज हैं। उन इश्यूज को पर जो है मुझे मेरी समझ ये है कि जो है एंगेज करना चाहिए, रेदर देन वो भी एक एक्सट्रीम ही चीज है कि बिल्कुल ये मान लें कि नहीं जो है हम बीजेपी एंटी बीजेपी
जिसको कहा जाता है कि एंटी बीजेपी। किसी दौर में एंटी कांग्रेस का दौर चला, फिर जो है एंटी बीजेपी का दौर। एंटी बीजेपी होना चाहिए, लेकिन तो रेशनल जस्टिफिकेशन उसको लेकर रेशनल जस्टिफिकेशन होना चाहिए। हाँ, कि ये कंसर्न्स हैं, इस कंसर्न की वजह से हम इनके अगेंस्ट हैं, रेदर देन किसी जो है फैंटेसी में अपोजिशन करना और दूसरे को बिना बार्गेन किए हुए ही दूसरी पार्टीज के साथ साथ जुड़ना, वो शायद वो नुकसानदायक है। सो या बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी। अब इससे पहले कि मैं खत्म करूं, मुफ्ती साहब का एक क्लैरिफिकेशन है, तो बस मैं उसको कॉल आउट कर देता हूं बहुत ही संक्षिप्त में। प्रधानमंत्री जी को कोट करते हुए मुफ्ती साहब ने बताया, जानकारी दी है कि पिछले 5-6 साल में 7 नए IIM बने हैं, स्थापित हुए हैं, जबकि पहले देश में इनकी संख्या बस 13 थी। और एम्स के जो हैं पहले 7 ही सेवाएं थी, लेकिन 2014 के बाद 15 या तो स्थापित हो गई है या स्थापित होने के प्रोसेस में है। अरे चलिए। किशनगंज वाला क्या हाल है? किशनगंज एम्स वाला, जी। आप जहाँ के हैं किशनगंज एम्स की क्या हालत? घोषणा यहाँ अलग चीज है, जमीन पर उतरना अलग चीज है। एम से MU है, लेकिन दबदबा तो माता गुजरी का ही है। खैर, वो किसी और दिन के डिस्कशन के लिए रखते हैं। तो